वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 14 जुलाई और 14 जुलाई 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च अकादमी रत्न सम्मान किसे प्रदान किया गया। राज्य में पक्षियों के संरक्षण के लिए कितने पक्षी घरों का निर्माण किया जाएगा और टीबी मुक्त अभियान के तहत कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया। पूरी विस्तृत चर्चा और भी क्वेश्चनों पे हम करेंगे और साथ साथ में हम रोज आर्थिक समीक्षा का एक टॉपिक लेकर उसकी भी चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। डेली 8 बजे आपको क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली, और फिर मंथली क्लास आपको प्राप्त हो जाती है। स्टार्ट करें आज की क्लास। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को करते हैं रिवाइज। कल हमने पढ़ा ट्रेवल मैगजीन ट्रेवल एंड लेजर ने फेवरेट सिटी इन द वर्ल्ड की लिस्ट में देश के किस शहर को विश्व में दूसरा स्थान दिया है? उदयपुर। क्रोएशिया के ओसीजेक में पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीतते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो भरतपुर के रुद्रांश खंडेलवाल। डॉक्टर रमा, ये रमा है, राम नहीं है, रमा गर्ग गर्ग को कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किस अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया? राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर के द्वारा। और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने किस जिले में मोबाइल वैन से ड्रॉप आउट बच्चों और विकलांगों के अधिकारों का प्रचार प्रसार कर शिक्षा के प्रति जागरूक करेगी? जैसलमेर। और जनजातीय क्षेत्र के शैक्षिक उत्थान के लिए राज्य सरकार ने कितने नए आवासीय विद्यालय खोलने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है? तो 7। और राजस्थान स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में राजस्थान की 8वीं रैंक रही। और चर्चित खिलाड़ी पूजा सेहवाग का खेल है कुश्ती है। ये कल हमने पढ़ा था। और एक विशेष आपको सूचना मैं दे देता हूं। कल सुबह 8 बजे, कल सुबह 8 बजे आपके लिए लाइव क्लास मिलेगी। चाहे वो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम हो, सेकंड ग्रेड, आरएएस, राजस्थान की कोई भी भर्ती जहां राजस्थान करंट पूछा ही पूछा जाता है। मान लो कहीं 10 आगे तो आपको 5 से 6% राजस्थान करंट मिलेंगे और ये आपके लिए रामबाण साबित होते हैं। कल आएगी महा एपिसोड क्लास राजस्थान करंट अफेयर, सुबह 8 बजे आपको कल 15 जुलाई को मिलेगी। और इसमें डाटा अक्टूबर 2022 से जून 2023 तक, और लास्ट अभी 15 जुलाई तक का डाटा इसमें इंपॉर्टेंट वो पर्सन जो, जहां तक उम्मीद है, जिसने ये वीडियो देख लिया और अपनी बुक जो पढ़ रहा है उसका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये ध्यान रखना। इसमें से आपकी नीति है, पुरस्कार है, खेल है, अभियान है, कोई महोत्सव है, हर एक चीज को मैंने इंक्लूड किया है जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो जरूर मेरी सहायता के लिए, कह सकते हैं मेरी सपोर्ट के लिए, आप सुबह 8 बजे लाइव हुई। कम से कम 2 से 3 घंटे की मैं क्लास लूंगा पूरा, जब तक ये करंट अफेयर्स का सुपड़ा साफ नहीं होता पूरी क्लास लगाऊंगा। बस आपका प्यार स्नेह सपोर्ट अगर मेरे साथ बना रहा, मेरी उम्मीद, मेरा जज्बा बना रहा, आपका सपोर्ट बना रहा, तो मैं पूरी चीजें आपको क्लियर करवा के ही इस क्लास को छोड़ूंगा। जो उसमें 3 घंटे लगे, 4 घंटे लगाए, तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का मुझे सपोर्ट चाहिए। स्टार्ट करें आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, संगीत राजस्थान राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च अकादमी रत्न सम्मान 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? लगा लो स्टार, ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च अकादमी रत्न सम्मान 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? भानु भारती को। और ये है भानु भारती। कमल रंगा को 2022 का केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी भाषा का सम्मान मिला। अलेखू अंबा के लिए। दिलीप भट्ट को 2022 का कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। ये तमाशा कलाकार हैं। रति सक्सेना को मीरा पुरस्कार राजस्थान साहित्य अकादमी की तरफ से दिया गया। तीनों ही, और अब ये चौथे, चारों इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर के अंदर है। उसकी ओर से कला और संगीत के क्षेत्र में 2023-24 के राज्य स्तरीय प्रतिष्ठित सर्वोच्च समारोह पुरस्कार की घोषणा की गई। इसके तहत सर्वोच्च फेलोशिप के साथ विभिन्न विद्याओं में 13 कलाकारों को अवार्ड, 6 को युवा पुरस्कार और 3 को बाल पुरस्कार देने की घोषणा हुई। अब 13 कलाकारों को विभिन्न विद्याओं के लिए अवार्ड, 6 को युवा पुरस्कार और 3 को बाल पुरस्कार। देखो, ये प्रश्न इतने गहराई से पूछने नहीं चाहिए, नहीं पूछते बहुत कम, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अकादमी का जो सर्वोच्च अकादमी रत्न सम्मान है वो देश के विख्यात और वरिष्ठ निदेशक उदयपुर के भानु भारती को दिया जाएगा। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है। इसके अलावा थोड़ा और पढ़ लेते हैं।
युवा पुरस्कारों के तहत शास्त्रीय गायन में सौरभ विशिष्ट जयपुर के हैं, शास्त्रीय वादन में आशीष राघवानी जोधपुर के हैं, शास्त्रीय नृत्य नृत्य कथक में चारू शर्मा जयपुर के, लोक संगीत यूसुफ खान मेवाती को अलवर के हैं, सुगम संगीत सवागत राठौड़ सिरोही के हैं और रंगमंच निर्देशन के लिए कविराज लईक को पुरस्कृत किया जाएगा। ये आपके 6 युवा पुरस्कार हैं। अब 3 बाल पुरस्कार भी देख लो, 3 बाल पुरस्कार भी देख लो। तो बाल प्रतिभाओं में जयपुर के अबीर तिवारी को पखावज वादन के लिए, कथक नर्तन में जयपुर की तनिषा श्रीवास्तव और शास्त्रीय गायन में बीकानेर के बाल कलाकार चैतन्य को सम्मानित किया जाएगा। तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष बिनाका चेस, कौन है बिनाका चेस? कल 4-5 अकादमियों के मैंने वर्तमान आपको अध्यक्ष बताए थे, वो भी याद रखना, और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी वाला भी उनके साथ जोड़ के अपनी लिस्ट में शामिल कर लेना। ये इंपॉर्टेंट पर्सन है आज का। दूसरा प्रश्न, 11 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया? जीएसटी परिषद की बैठक होती है ना, उसमें राज्यों के मुख्यमंत्री भाग लेते हैं या फिर क्या है उनका प्रतिनिधित्व कर के रूप में कोई भी मंत्री है या भाग ले सकता है। तो जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था। तस्वीर देखते ही आप पहचान गए, शांति धारीवाल जो वर्तमान में राजस्थान के नगरीय स्वायत्त शासी मंत्री हैं, ये कानून मंत्री हैं, इलेक्शन मंत्री हैं। कौन? शांति कुमार धारीवाल, शांति कुमार धारीवाल। तो राष्ट्रीय राजधानी में हो रही बैठक की शुरुआत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने जीएसटी परिषद यात्रा की ओर से 50 कदम नाम से एक लघु फिल्म जारी की थी, ये भी याद रखना। दूसरी ओर वित्त मंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया, अब तक हुई 49 बैठकों में परिषद ने सहकारी संघवाद की भावना के साथ लगभग 1500 निर्णय लिए हैं। इस बैठक में राजस्थान की ओर से प्रतिनिधित्व नगरीय स्वायत्त मंत्री, इलेक्शन और कानून मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने भाग लिया। बस आपको इतना याद रखना है। 50वीं बैठक हुई किसकी? 50वीं बैठक हुई जीएसटी परिषद की नई दिल्ली के अंदर, इसका प्रतिनिधित्व शांति कुमार धारीवाल ने किया। अगला प्रश्न देखो, उदयपुर में, राजस्थान के उदयपुर के गुलाब बाग केंद्र, हम नाम सुनते हैं ना कि राजस्थान का पहला बर्ड पार्क कहाँ बनेगा? गुलाब बाग के अंदर। राजस्थान का पहला पक्षी घर भी कहाँ बना हुआ है? गुलाब बाग उदयपुर में। तो राजस्थान में उदयपुर के गुलाब बाग में पक्षी घर की तर्ज पर कितने पक्षी घर बनाए जाएंगे? तो टोटल राजस्थान में 50 पक्षी घर बनाए जाएंगे। कितने? 50। जैसे राजस्थान के अंदर हर जिले के अंदर 2 बाल वाटिका खोली जाएगी, लव कुश वाटिका खोली जाएगी ना, वैसे ही 33 तो उन जिलों के अंदर हो गए, बाकी टोटल कितने खोले जाएंगे? 50। देखो, प्रदेश में बेजुबान पशु पक्षियों के कल्याण और संवर्धन के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इस क्रम में राज्य में पक्षियों के संरक्षण के लिए 50 पक्षी घर बनाने का निर्णय लिया है। इन पक्षी घरों के निर्माण के लिए 43.5 करोड़ के अतिरिक्त बजट का अनुमोदन किया है। ये पक्षी घर विभिन्न जिलों में बनाए जाएंगे। स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार उदयपुर के गुलाब बाग के पक्षी घर की तर्ज पर ही 50 पक्षी घर बनेंगे। पक्षी घरों के निर्माण, उनके लिए भोजन, विदेशी पक्षियों की खरीद के प्रति पक्षी घर 87 लाख रुपए का व्यय, प्रति पक्षी घर 87 लाख रुपए का व्यय होगा एक पक्षी घर का। इस प्रकार इस योजना पर कुल 43.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राशि में 1-1 लाख रुपए से पक्षी घरों में कोकटियल, ऑस्ट्रेलियन बर्ड, लव बर्ड तोता और बजरीगर, बुग्गी तोता और गिनी फाउल, चकोर मुर्गा आदि पक्षी भी खरीदे जाएंगे, विदेशों से खरीदे जाएंगे। इन पक्षी घरों में बेजुबान परिंदों का संरक्षण, बीमार, असहाय और घायल पक्षियों का उपचार और संवर्धन किया जा सकता है। तो टोटल कितने? 50 पक्षी घर बनेंगे। किसकी तर्ज पर? उदयपुर के गुलाब बाग के पक्षी घर की तर्ज पर। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न, राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग ने टीबी मुक्त अभियान के तहत कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग ने टीबी मुक्त अभियान के तहत कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो निक्षय पोर्टल। कौन सा? निक्षय पोर्टल लॉन्च किया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग ने 15 अगस्त 2022 से अप्रैल 2023 तक एक टीबी मुक्त अभियान शुरू किया। राजस्थान में अपना जो स्वास्थ्य विभाग है, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, जिसके मंत्री प्रसादी लाल मीणा है, 15 अगस्त 2022 मैंने आपको एक बताया भी था
कि हमारे गांव टीबी ने पसारे अभियान के तहत स्टार्ट किया था। अप्रैल 2023 तक ये टीबी मुक्त अभियान शुरू किया। केंद्र सरकार ने देश को वर्ष 2025 तक टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। अभी ताजा प्रश्न पेपर में आया, ताजा ताजा इस साल। राजस्थान में हमारे गांव टीबी ने पसारे अभियान के तहत निक्षय पोर्टल लॉन्च किया है। नोट कर लेना, निक्षय पोर्टल लॉन्च किया है। राजस्थान सरकार द्वारा टीबी रोगियों को वित्तीय, पोषण और शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान निक्षय संबल योजना चलाई जा रही है। ये 2022 में कम से कम 5 से 6 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। इसके तहत टीबी रोगी को प्रतिमाह 500 रुपए सहायता राशि दी जा रही है व अन्य चीजें भी उनको उपलब्ध करवाई जा रही है। ये प्रश्न बार बार आने का टारगेट क्यों है, क्या कारण है कि 2025 तक हमें पूरे भारत को टीबी मुक्त करना है। इसलिए हर एक विद्यार्थी के जहन में घुस जाना चाहिए कि ये योजना सरकार की चल रही है, योजना इसमें सहयोग कर रही है और हमें भी बढ़ चढ़कर भाग लेके अपने देश को टीबी से मुक्त करना है। इसलिए बार बार क्वेश्चन राजस्थान का अभी हमने पढ़ा टीबी इंडेक्स 2022 में चौथा स्थान है आया है। इंपॉर्टेंट याद रखना। और टीबी मुक्त कार्यक्रम में राजस्थान के 4 जिलों को सिल्वर और 4 जिलों को कांस्य पदक मिला था। वो क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था। तो टीबी यानी तपेतक क्षय रोग जो एक संक्रामक रोग है, इसको 2025 तक हमें क्या करना है, सफाया करना है। क्या करना है, सफाया करना है। अब दो ऑप्शन आपके सामने, सेक्टर पोर्टल क्या है और राज संबल पोर्टल क्या है, इनकी चर्चा हम कर चुके। तो सेक्टर पोर्टल किसके लिए था? सेक्टर पोर्टल था उद्योग व वाणिज्य विभाग ने लॉन्च किया। और राज संबल पोर्टल है, ये राज संबल बोर्ड जो दुर्बल बीमारियों से ग्रस्त बच्चे हैं, वयस्कों के लिए क्राउड फंडिंग के लिए सरकार ने इस पोर्टल को लॉन्च किया था। तो इन दोनों पोर्टल को आप याद रखोगे। अब देखिए पूरी डिटेल पढ़ ली। टीबी इंडेक्स में 2022 में चौथा स्थान है। 500 रुपए की सहायता राशि कौन सी योजना? राजस्थान निक्षय संबल योजना। पोर्टल कौन सा लॉन्च किया गया? तो निक्षय पोर्टल। ये सारी टीबी से बारे में ध्यान रखना। 2025 तक हमारे देश को टीबी से मुक्त करना है। 5 नंबर प्रश्न, डांग विकास बोर्ड के पूर्व चेयरमैन, डांग विकास हम पढ़ते हैं ना, डांग की रानी क्रोली, डांगलैंड, डांग विकास बोर्ड के पूर्व चेयरमैन जिनका हाल ही में निधन हो गया। तस्वीर आपके सामने, ये है सत्यनारायण जी। सत्यनारायण जी का जयपुर में निधन हो गया, जो डांग विकास बोर्ड के पूर्व चेयरमैन और पूर्व आईएएस ऑफिसर थे। ठीक है। वीरेंद्र राज मेहता का निधन हो गया, बिशन सिंह राठौड़ जी का निधन हो गया और मोहनलाल कुमार का निधन हो गया। कौन थे, चर्चा करते हैं इस वीडियो के अंदर। डांग विकास बोर्ड के पूर्व चेयरमैन और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सत्यनारायण सिंह का जयपुर में निधन हो गया। सत्यनारायण सिंह ओबीसी आयोग के सचिव रह चुके थे, जैसलमेर सवाईमाधोपुर के कलेक्टर भी रह चुके थे, इसके अलावा डीआईपीआर के निदेशक भी रह चुके थे और 2003 में सामाजिक न्याय मंच से करौली विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ा था। 3 ऑप्शन मैंने दिए। बिशन सिंह राठौड़, कर्नल बिशन सिंह राठौड़ को नाथुला टाइगर के नाम से जाना जाता है। भारतीय सेना में हाल ही में इनका निधन हुआ। वीरेंद्र राज मेहता जिनका 2015 में पद्मश्री मिला, इन्हें मनीला में, फिलीपींस की राजधानी मनीला में जयपुर फूड केंद्र की स्थापना करता थे। और मोहनलाल जी कुम्हार तो याद ही रखना है, मोलेला के टेराकोटा को विश्व स्तर की प्रसिद्धि दिलाने वाले, जिन्हें 2012 में पद्मश्री मिला था। हाल ही में इनका क्या हो गया, निधन हो गया। ये चीजें आपके लिए याद रखनी है। अब बात आई है, प्रश्न एग्जाम में पूछे न पूछे कि पूर्व चेयरमैन जिनका निधन हो गया सत्यनारायण जी, लेकिन डांग विकास कार्यक्रम क्या है, इसकी चर्चा। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरुआत हुई थी 1994-95 में, फिर इसको बंद कर दिया गया, पुनः प्रारंभ किया गया 2005-6 में। 100% राज्य वित्त पोषित है, यानी 100% राज्य का खर्चा लगता है। राज्य के 8 पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी जिलों में संचालित है। यानी चंबल नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, बेसिन है, उसकी सहायक नदियां, उसके आसपास के जिले इसमें शामिल है। तो राज्य के डांग पूर्वी व दक्षिणी पूर्वी जिलों में संचालित है 8। ठीक है। योजना 8 जिलों सवाईमाधोपुर, करौली, कोटा, बूंदी, बारां, धौलपुर, भरतपुर और झालावाड़ की 26 पंचायत समितियों की 394 ग्राम पंचायतों के 2206 गांवों में क्रियान्वित की जा रही है। मान लो चंबल नदी यहां से निकली, चंबल नदी स्टार्ट होती है चित्तौड़गढ़ से। अब चित्तौड़गढ़ का भैंसरोडगढ़ है, उसको शामिल नहीं किया गया है। भैंसरोड चित्तौड़गढ़ के बाद आता है कोटा, कोटा शामिल हो गया। ठीक है, क्या शामिल हो गया, देखिए दोबारा देखो, चंबल नदी है ये, चंबल नदी यहाँ सबसे पहले, चित्तौड़गढ़ आ गया, इसको नहीं शामिल किया गया, कोटा को शामिल किया गया। फिर बूंदी में बहती है, बूंदी को शामिल किया गया। फिर सवाईमाधोपुर में बहती है, उसको शामिल किया गया। फिर करौली में बहती है, उसको शामिल किया गया। फिर धौलपुर में बहती है, उसको शामिल किया गया। तो 1 2 3 4 5 जिले तो जहां चंबल नदी प्रवाहित होती है वो हो गए।
एक्स्ट्रा में पूछे तो एक कौन सा जिला हो गया, एक्स्ट्रा में बारां और झालावाड़, क्योंकि जहां से काली सिंध और परवन नदियों का आगमन होता है तो वे शामिल हो गई। और एक हो गई इधर धौलपुर के पास कौन सा जिला आ गया, भरतपुर आ गया। वैसे 8 जिले इसके अंदर शामिल है। वर्तमान में डांग विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं लाखन सिंह मीणा, लाखन सिंह मीणा। तो ये क्लियर हो गया। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस मूर्ति कलाकार ने चंद्रयान 3 के लॉन्च होने से पहले क्ले मॉडल के रूप में चंद्रयान 3 को बनाकर दिखाया? बहुत ही गजब की बात है। देखो, यानी आज 14 जुलाई का बड़ा ऐतिहासिक दिन होने वाला है, शुभ अवसर आज हमारा। लगभग 2 बजे के बाद 2:30 बजे के आसपास एक बड़ा भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है, तो जरूर उसका लाइव दृश्य आप सभी विद्यार्थी देखना। तो राजस्थान के मूर्तिकार है नवरत्न प्रजापति ने क्या किया कि चंद्रयान 3 के लॉन्च होने से पहले एक क्ले मॉडल के रूप में बनाया कि कैसे चंद्रयान जाएगा, चंद्रमा में कैसे क्या करेगा, क्या क्या किससे प्रक्रिया होगी, ये चित्र उन्होंने बनाया है। इनका नाम है नवरत्न प्रजापति। देखिए पूरी डिटेल देखो। 14 जुलाई की दोपहर 2:35 का आज का दिन बड़ा खास होने वाला है हमारे देश के लिए। चंद्रयान 3 को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। एक प्रश्न ये बन गया, 14 जुलाई को कौन सा चंद्रयान 3 कहां से, आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। इसी से प्रेरित होकर जयपुर के मूर्तिकार नवरत्न प्रजापति ने क्ले मॉडल के रूप में चंद्रयान 3 को दिखाया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मूर्तिकार नवरत्न ने चंद्रयान को एक ब्रह्मांड से गुजरते हुए शनि ग्रह, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह सहित अन्य ग्रहों को पार करते हुए चंद्रमा के बहुत करीब दिखाया है। मतलब ऐसी आकृति इन्होंने तैयार की है। इस मॉडल में नवरत्न प्रजापति ने बड़े बारीकी से चंद्रमा के धरातल को दिखाया है। जैसे चंद्रमा में छोटे छोटे खड्डे होते हैं, काले काले धब्बे होते हैं, इन सभी को इस कलाकृति में दिखाया है। ये जो कलाकृति है ना इनकी, इस कलाकृति में इन्होंने दिखाया है सब कुछ बना के, पूरा सिस्टम बना के। अब बूस्टर डोज देख लो, ये चीज तो क्लियर होगी कि किसने, नवरत्न प्रजापति ने। अब बूस्टर डोज इसकी और खासियत देख लो, जानना भी चाहिए हमें, जरूरी है, प्रश्न पेपर में आए ना आए हमें जानना जरूरी है। नवरत्न प्रजापति, नवरत्न ने गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज 2 mm की, 2 माइक्रोमीटर की लकड़ी की चम्मच बनाकर सोशल मीडिया में इसका वीडियो शेयर किया था, जो पूरी दुनिया में वायरल हुआ था। इससे पहले नवरत्न ने 2006 में सबसे छोटी लालटेन बनाई थी, जिसकी ऊंचाई सिर्फ 2.3 सेंटीमीटर थी। मूर्तियों की कलाकारी करके वे कई विश्व कीर्तिमान अपने नाम कर चुके हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के निधन के बाद नवरत्न प्रजापति ने क्ले से उनकी मूर्ति बनाकर उनको श्रद्धांजलि दी थी। 22 सितंबर 2022 को चने की दाल की मोटरसाइकिल बना दी थी, जो काफी चर्चा में रही थी। अद्भुत कलाकार हैं वास्तव में नवरत्न प्रजापति, सलाम है ऐसी कलाकृति को जयपुर के। बहुत ही खास पर्सन। आज का नजारा 2:35। 7 नंबर प्रश्न, रोज की तरह एक खेल खिलाड़ी को अगले 4-5 दिन 10 दिन हम खेल ही खेल पर चर्चा करेंगे, पूरा क्लियर कर देंगे। निम्न में से किस खिलाड़ी ने ब्राजील में आयोजित डेफ ओलंपिक 2022 में पदक नहीं जीता था? पिछले साल ब्राजील के अंदर डेफ ओलंपिक हुआ था। डेफ का मतलब होता है मूक बधिर, न तो बोल सकते और न सुन सकते, उनका अलग ओलंपिक होता है। जो पैरा ओलंपिक होते हैं, किसी अंग का विकसित हो जाते हैं, उनका अलग होता है, और मेन ओलंपिक अलग होता है। तो ब्राजील में आयोजित डेफ ओलंपिक 2022 में वेदिका शर्मा ने पदक जीता था, गुरांशी शर्मा ने पदक जीता था और अभिनव शर्मा ने पदक जीता था। 3 खिलाड़ियों ने पदक जीता था। जबकि जो कृष्णा नागर है, इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में बैडमिंटन में गोल्ड जीता था। तो डेफ ओलंपिक की बात करें तो 3 खिलाड़ी थे, वेदिका शर्मा, गुरांशी शर्मा और अभिनव शर्मा, इन तीनों ने पदक जीते। अब कौन से पदक जीते, इनका जिला कौन सा है, करें चर्चा, खेल कौन सा है। ब्राजील में आयोजित ओलंपिक 2022 में राजस्थान के 3 खिलाड़ियों ने पदक जीते। अभिनव शर्मा, जिला है इनका जयपुर, खेल है इनका बैडमिंटन। पदक इन्होंने 2 स्वर्ण जीते और 1 रजत पदक जीता, यानी एकल स्पर्धा में जीता और दोहरे इनके साथ जब साथी खिलाड़ी होते हैं उनके साथ भी जीता। वेदिका शर्मा, जिला बीकानेर है, खेल निशानेबाजी है, पदक कांस्य पदक। देखो निशानेबाजी की जगह अंग्रेजी शूटर भी आता है या शूटिंग भी आता है, ध्यान रखना। पदक कांस्य जीता। और गौरांशी शर्मा कोटा की है, खेल बैडमिंटन है, स्वर्ण पदक जीता। और राजस्थान सरकार ने घोषणा थी कि ओलंपिक कोई भी जीत ले, अगर ओलंपिक जीते हैं, अगर गोल्ड जीते हैं गोल्ड,
तो उन्हें 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। अगर आप सिल्वर जीतते हो तो आपको 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। अगर आप ब्रॉन्ज जीतते हो, कांस्य, तो आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो अभिनव शर्मा और गुरांशी शर्मा को 3-3 करोड़ रुपए मिले, जबकि वेदिका शर्मा ने कांस्य पदक जीता तो 1 करोड़ रुपए मिले। तीनों खिलाड़ी पिछले 3-4 बार एग्जाम में आ चुके हैं भाई, सीधी बताता हूँ। अभिनव शर्मा, वेदिका शर्मा, गुरांशी तीनों ही पेपर में आ चुके हैं, तो आगे भी आएंगे, क्योंकि खेल खिलाड़ी करंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपके लिए रोज थोड़ी थोड़ी बातें आर्थिक समीक्षा 2022-23 की लेके आऊंगा। और भाई 5 मिनट का वीडियो बड़ा हो सकता है, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो कि 5 मिनट बड़ा होए, तो मैं रोज ऐसी चीजें लेके आपको क्लियर करवाता रहूंगा। सबसे पहले आज हम आर्थिक समीक्षा में पर्यटन की बात करेंगे। राजस्थान के वर्तमान पर्यटन मंत्री कौन है? विश्वेंद्र सिंह। देखो, एक क्वेश्चन बड़ा गजब का घूम रहा है कि राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 राज्य में लागू की गई। ठीक है, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 राज्य में लागू की गई 18 अप्रैल 2022 को। नोट कर लेना, ये क्वेश्चन अलग अलग बना के मैं वीकली क्लास में आपको दूंगा। कुल उत्पादन लागत का 2 करोड़ तक या 15% तक अनुदान दे होगा, ये प्रश्न आएंगे पेपर में। एक योजना देखो, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022, जो रीट लेवल 2 के अंदर ये प्रश्न पूछा था, शायद साइंस मैथ वाले में, और सरकार ने इसको यानी बोर्ड ने इसको डिलीट कर दिया था। तो इसका उत्तर है कि पर्यटन को बढ़ावा देने, निवेश लाने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए 30 नवंबर 2022 को राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 को लागू किया था। इसमें क्या था कि ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को इस योजना के अंतर्गत 25 लाख रुपए तक का ऋण 8% ब्याज सब्सिडी के स्थान पर 9% ब्याज सब्सिडी पर मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना के तहत दे होगा। न्यूनतम 1 करोड़ निवेश करने वाली ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को 10 वर्ष तक SGST का 100% पुनर्भरण होगा। कौन सी योजना? राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022। कुछ बातें देखो, बजट 2023-22 के अंदर पर्यटन विकास कोष की राशि को पहले 500 करोड़ थी, अब बढ़ाकर 1000 करोड़ कर दी। कितनी कर दी? 1000 करोड़ रुपए। उसमें से 600 करोड़ रुपए पर्यटन विकास कार्य के लिए है, जबकि 400 करोड़ रुपए मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए है। एक याद रखना, जयपुर में 7-8 अक्टूबर 2022 को आयोजित इन्वेस्ट राजस्थान समिट हुआ था जयपुर में, प्रश्न आ चुका है। तत्वाधान पर्यटन के क्षेत्र में 13,588 करोड़ के 372 समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, उसके बाद देखिए, वर्ष 2022-23 दिसंबर 2022 तक 1878.53 करोड़ रुपए का निवेश हुआ और इसमें प्रयोजना मिली। इसके अलावा ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को स्टाम्प ड्यूटी में 100% छूट दी जाएगी, लेकिन प्रारंभ में 25% स्टाम्प ड्यूटी शुल्क दे होगा। इसके अलावा 22 से 24 जुलाई 2022 को जयपुर के अंदर राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न शहरों से लगभग 294 खरीदारों, राजस्थान से लगभग 212 विक्रेताओं ने भाग लिया था। ये प्रश्न भी पेपर में आ चुका है। ग्रामीण जो योजना है, ये भी प्रश्न पेपर में आ चुका है। इसके अलावा बड़ी बड़ी बातें देख लो, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के 18वें अखिल भारतीय सम्मेलन में विभाग द्वारा 16 से 17 जुलाई 2022 को जयपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत विभाग द्वारा 1 से 15 अगस्त 2022 तक राज्य के सभी पर्यटन स्थलों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। और 27 सितंबर 2022 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर विभाग द्वारा मसाला चौक जयपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। और ये प्रश्न ताजा जो रीट के अंदर भी आया था, 19 और 20 नवंबर 2022 को अल्बर्ट हॉल जयपुर में अंतरराष्ट्रीय सूफी संगीत समारोह जहां ए खुसरो का आयोजन किया गया। ये प्रश्न पेपर में आ चुका है। और G20 शेरपा बैठक 2022 के दौरान उदयपुर और रणकपुर में 4 से 7 दिसंबर 2022 तक विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ये और इसके अलावा वर्ष 2022-23 दिसंबर 2022 तक 13 हेरिटेज संपत्तियों को हेरिटेज प्रमाण पत्र जारी किए गए। लगा लो स्टार, एग्जामिनर चलता चलता ऐसे भी पूछ लेता है। और वर्ष 2022-23 दिसंबर 2022 तक 67 फिल्मों, डॉक्यूमेंट्री, विज्ञापन फिल्मों की शूटिंग की अनुमति जारी हो चुकी है। और ये और इम्पोर्टेंट लगा लेना कि वर्ष 2022-23 दिसंबर 2022 तक 38 मेलों, उत्सवों और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ये आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट है। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें, यहाँ से प्रश्न आएगा पक्का। तो मैं रोज कोशिश करूंगा 3-4 प्रश्न लेके आऊंगा और ये चीजें आपको बताता रहूंगा। 5 मिनट मुझे एक्स्ट्रा इसके लिए जरूर चाहिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, ज्वाइन कर लेना सारे। नानक क्लासेस शिव सर नाम से टेलीग्राम, ताकि पीडीएफ, क्विज और कोई भी सूचना आपको प्राप्त हो जाए। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, चर्चित खिलाड़ियों में किस खिलाड़ी का अकेले शूटिंग नहीं है?
तो सोनल सुखवाल का नहीं है, ये पावर लिफ्टिंग की खिलाड़ी है। फेवरेट सिटी इन द वर्ल्ड की लिस्ट में देश के किस शहर को विश्व में दूसरा स्थान मिला है? इसका जवाब आप सारे विद्यार्थी दोगे। हैदराबाद, उदयपुर, मैसूर, इंदौर। सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज क्या थी? कौन सी मिट्टी मक्का की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो लाल लोमी मिट्टी, जो दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। साइरोजेक्स रेवेरिना मर्दा राजस्थान के गंगानगर में पाई जाती है। जिप्सी फेरिस मर्दा बीकानेर में पाई जाती है। सर्वाधिक मर्दा का अपरदन वायु से होता है, फिर मिट्टी से होता है, वायु से होता है, फिर जल से होता है, फिर चादरी अपरदन होता है। और कपास की कृषि हेतु सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, जिसे हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ये पांचों के जवाब बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार दिए, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपके लिए नेक्स्ट 5 क्वेश्चन वो जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। शाम 6 बजे आपको नानक क्लासेज ऐप में राजस्थान सामान्य अध्ययन की टेस्ट मिलती है। ये रोज शाम को 6 बजे टेस्ट मिलता ही मिलता है। 9 बजे इसकी यूट्यूब पे आपको व्याख्या मिलती है। 1 साल की वैलिडिटी है, 31 दिसंबर 2023 तक। तो कल मैंने टेस्ट दिया था, उसमें प्रश्न ये थे, देश का पहला कुंजा संरक्षित क्षेत्र कहाँ बनाया गया है? रामसागर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? कौन सा अभयारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है? और 20 मई 2023 को राज्य का 27वां कंजर्वेशन रिजर्व किसे बनाया गया है? और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को किस वर्ष में यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर घोषित किया है? इन पांचों के जवाब सारे विद्यार्थी कमेंट में देना। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और मैंने आपको बता दिया, कल 8 बजे आपको राजस्थान करंट का सुपड़ा साफ लगभग मान के चलो अक्टूबर 2022 से जून 2023 तक जितनी भी बातें इंपॉर्टेंट है, वो सब खास करके सेकंड ग्रेड के और कॉलेज लेक्चरर के विद्यार्थियों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। बाकी आपको अर्धवार्षिक बुक हमारी बाजार में उपलब्ध है और प्रताप क्लासेज पे आपको इसी बुक का रिवीजन करवाया जा रहा है। रोज सुबह 9 बजे आप जरूर उसका अध्ययन करें। करंट अफेयर्स डेली आपको टेस्ट दिया रहा है, वीकली मंथली दिया जा रहा है। इसके अलावा संगणक की टेस्ट सीरीज चल रही है, सूचना सहायक की चल रही है, कृषि पर्यवेक्षक की चल रही है, फर्स्ट ग्रेड की चल रही है, सेकंड ग्रेड की चल रही है, और महापिसोट आपको बता दिया। कॉलेज लेक्चरर की टेस्ट सीरीज चल रही है, विद पीडीएफ आपको मिल रही है और इसकी टेस्ट की व्याख्या भी मिल रही है। गणित विज्ञान रीट मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है मैथ साइंस की लेवल 2 के लिए। और आज एसएसटी की लॉन्च हो जाएगी, एसएसटी की लॉन्च हो जाएगी। लेवल फर्स्ट के मेंस एग्जाम की टेस्ट सीरीज चल रही है और पात्रता के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आज ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, आरएस आरपीएससी आरएस प्री की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है, संपूर्ण सिलेबस पर आधारित। टोटल आपको 20 टेस्ट मिलेंगे, 15 टॉपिक वाइज और 5 फुल टेस्ट नाम मात्र के चार्ज पर। तो आप ज्वाइन करें। एसआई की टेस्ट सीरीज है, कांस्टेबल की है, यानी राजस्थान के अंदर जितनी भी भर्तियां टोटल टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है। बस आप अध्ययन करें, अभ्यास करें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।